तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है जो पशु है उनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। शुरुआत से टॉपिक स्टार्ट करते हैं पशुओं का वर्गीकरण। फर्स्ट नंबर का टॉपिक है और सबसे पहले अपने पशुओं को डिवाइड कर रखा है, वर्गीकृत कर रखा है स्टोमच के आधार पे, आमाशय के आधार पे। किसके आधार पे कर रखा है? आमाशय के आधार पे या स्टोमच के आधार पे। आमाशय के आधार पे पशुओं का वर्गीकरण कर रखा है और उस वर्गीकरण में सबसे वन आ रहा है अपने पास रूमंती कह दो या रोमंती कह दो। इसको कुछ जगह आपको रोमंती लिखा हुआ भी मिल जाएगा। रोमंती पशु है ना बेटा, क्या कह सकते हो? रोमंती पशु भी कह सकते हो इनको। अच्छा जी, रोमंती पशु क्या होते हैं, रूमंती पशु क्या होते हैं? ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? अक्सर हम लोगों ने पशुओं को देखा है वो जुगाली करते हैं। जैसे चारा खाने के बाद उसको क्या करते हैं, वापिस चारा पेट में जाने के बाद वापिस पेट से वापिस आता है और उसको चबाता है, उसमें बैक्टीरिया और इनका किण्वन अच्छे प्रकार से करता है वो। तो जो पशु जुगाली करते हैं वो सारे पशु इसी में आएंगे, सभी तो नहीं आएंगे, हालांकि 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, लेकिन ये पशु जुगाली करने वाले होते हैं। पहली बात तो ये, इनका जो आमाशय, आमाशय मतलब आपको कई जगह स्टोमच लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्टोमच। आमाशय कह दो या स्टोमच कह दो। 4 भागों में डिवाइड होता है ये। किन में? जैसे गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में। इनमें जो आमाशय होता है, हमारा स्टोमच होता है पशुओं का, वो 4 भागों में डिवाइड होता है। 4 भाग कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ेंगे। दूसरी बात, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इनके जो पैरों में जो खुर होते हैं ना, वो खुर कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में डिवाइड होते हैं। आपने देखा होगा जैसे गाय का जैसे पैर जब रखती है तो उसमें जो निशान बनते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। कितने भागों में डिवाइड होते हैं? 2। तो इनमें 2 चीज आपको याद रखनी है। आमाशय 4 भागों में डिवाइड होता है और पैर का जो खुर होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। दैट्स अ क्लियर? अच्छा जी, 4 भाग हैं। 4 भाग में सबसे पहला आ रहा है रूमेन। मुख्य भाग, पहला भाग, सबसे बड़ा भाग यही आता है रूमेन। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो 1 नंबर, ये आपका सबसे बड़ा वाला भाग दिख रहा है। देखो 1 नंबर, ये पूरा आपका सबसे बड़ा भाग यही है। ये मुख्य गुहा है, यहां से मुख्य गुहा से आता है कंप्लीट। देखो इतना बड़ा भाग, ये टोटल कौन सा भाग है? रूमेन कहेंगे इसको। पहला भाग है। मुख्य भाग में भोजन जो जाता है पशुओं में वो कहां जाएगा? रूमेन में जाएगा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि मुख में भोजन गया, मुख में भोजन जाने के बाद मुख में चबाएगा पशु हल्का फुल्का, उसको बैक्टीरिया उसमें मिलेंगे। उसके बाद कहां चला जाएगा? रूमेन के अंदर। कहां जाएगा बेटा? रूमेन के अंदर जाएगा। ये बड़ा भाग यहां चला जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, आमाशय का प्रथम भाग है, सबसे बड़ा भाग है, यहां से अच्छा पर्सन निकलता है। सबसे बड़ा भाग है जिसमें पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? 5.8 से लेके 6.8। यानी अपने ये कह दे कि रूमेन के अंदर हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा? हल्का अम्लीय प्रकृति का होगा। हल्का अम्लीय प्रकृति का होगा। दैट्स अ क्लियर? अच्छा जी, आप लोग इसको देख लो एक बार डायग्राम को। 1 नंबर रूमेन हो गया। 2 नंबर कौन सा है? रेटिकुलम। 2 नंबर कौन सा है? रेटिकुलम। नंबर 2 देखिए आपका ये वाला भाग रहा, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कौन सा भाग आएगा? रेटिकुलम वाला भाग है। नंबर 3 एबोमेजम, वापिस आता है जो भोजन वाला। और लास्ट में कौन सा है? एबोमेजम। तीसरा कौन सा रह गया? ओमेजम। और चौथा कौन सा है? एबोमेजम। एक बात पहले आप समझो, देखो मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले जो भोजन है वो भोजन कहां जाएगा? मुख में। मुख में भोजन पशु चबाएगा, चबाने के बाद कहां जाएगा? रूमेन के अंदर। सबसे बड़ा भाग हो गया। रूमेन के बाद भोजन जाएगा कहां? नंबर 2 के अंदर, रेटिकुलम में जाएगा। कहां जाएगा? रेटिकुलम। रूमेन से कहां चल जाएगा? रेटिकुलम के अंदर चल जाएगा, इस वाले भाग में। अब रेटिकुलम से सुनो, देखो पशुओं में एक अलग विशेषता होती है। रेटिकुलम के अंदर भोजन जैसे पच जाता है, उसके बाद जो पचने के बाद छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो नीचे पैने में चले जाते हैं, और जो बड़े टुकड़े होते हैं भोजन के वो ऊपर पानी में तैरते रहते हैं। छोटे टुकड़े तो क्या होते हैं? रूमेन से डायरेक्ट चले जाएंगे एबोजेम के अंदर। एबोमेजम बोल दो, एबोमेसम भी बोल दो, है ना? एबोमेजम बोल दो, एबोमेसम बोल दो, डायरेक्ट इसमें चले जाएंगे चौथे वाले भाग में। और
पशुओं में भोजन का पाचन है ना जो होता है वो वास्तविक तो एबोमेजम में होता है। किण्वन के लिए बैक्टीरिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपको यही मिलेंगे बुक। 4 भाग में इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किण्वित पदार्थ, एंजाइम्स, किण्वित हार्मोन्स, ये सारे आपके चौथे वाले भाग में मिलेंगे एबोमेजम में। कई बार ऐसे भी प्रश्न आता है पशुओं का वास्तविक पेट या अमाशय का वास्तविक भाग कौन सा होता है, तो वास्तविक भाग कौन सा होता है? एबोमेजम ही होता है, क्योंकि भोजन का रियल पाचन तो इस चौथे वाले भाग में ही होगा। कौन से भाग में? तो हम लोग पढ़ रहे थे रेटिकुलम, रुमेन से भोजन कहां चला गया? रेटिकुलम में चला गया। दैट्स ए क्लियर। रेटिकुलम के बाद में भोजन कहां जाएगा? जो पच गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, वो तो चले जाएंगे एबोमेजम के अंदर। क्लियर। उसके अलावा जो बड़े टुकड़े रह गए वो वापस आएंगे मुंह के अंदर। रेटिकुलम से वापस कहां आएंगे? मुंह के अंदर। भोजन को पशु उसको जुगाली के रूप में चबाएंगे वापस मुंह में। मुंह के अंदर उसमें बैक्टीरिया मिलेंगे वापस बहुत सारे, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। फिर रेटिकुलम से भोजन कहां जाएगा? वो पचा हुआ भोजन जाएगा ओमेजम में। कहां जाएगा? और ओमेजम से कहां जाएगा? फिर लास्ट में एबोमेजम में जाएगा। तो भोजन के रास्ते देखो कितने हुए। नंबर 1 रुमेन, रुमेन से रेटिकुलम, रेटिकुलम से पचा हुआ तो डायरेक्ट चला गया वास्तविक के अंदर, एबोमेजम के अंदर, और जो पचा हुआ नहीं है बड़े टुकड़े हैं वो रेटिकुलम से वापस कहां रहे? मुख गुहा में, और मुख गुहा से कहां जाएंगे? ओमेजम के अंदर आएंगे। आई बात में। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो एबोमेजम में होता है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? बैक्टीरिया उनको सारा क्यों क्या करता है? नष्ट कर देता है। लेकिन रुमेन में बैक्टीरिया लगातार बनते रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। बैक्टीरिया की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रुमेन है, यहां पे लगातार जीवाणु बनते रहते हैं। ओके। ये रेटिकुलम से भोजन वापस मुंह में आ रहा ना, तो उसको पांगूर कहते हैं। रेटिकुलम से वापस जुगाली के लिए भोजन जो आ रहा है ना, उसको पांगूर कहेंगे। क्या कहोगे उसको? पांगूर कहोगे, पांगूर। क्लियर है बच्चों? पंगूर या पांगूर कहोगे उसको। यहां तक क्लियर? अच्छा, ये चीज तो आपको एक मैकेनिज्म समझ में आ गई कि कैसे भोजन कहां कहां से जाकर कहां कहां भोजन पशुओं में पाचन उसका होता है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलिए अपने आगे। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? आगे चलो। पेट का दूसरा जो भाग आता है हमारा, वो कौन सा आता है बच्चों? रेटिकुलम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, रुमेन के अंदर हमने कहा कि 5.8 से 6 पॉइंट समथिंग यानी अल्काम्लीय प्रकृति का था, और वहां पे भोजन का तापमान कितना होता है? 39, यानी उसका जो रुमेन है, रुमेन में भोजन का जो पाचन वाचन होगा उसमें तापमान 39 डिग्री, 36 डिग्री हमारे बॉडी का होता है, लगभग पशुओं का भी 37, 38, 39 तक रहता है। तो इसी प्रकार रुमेन में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होगा। और रेटिकुलम, और क्या होगा? रेटिकुलम। अच्छा जी, रेटिकुलम क्या है? ये द्वितीय भाग है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। अपना मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, उस प्रकार उस पर डॉट 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 पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? डॉट डॉट। मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, इसलिए इसे हनीकॉम भी कहते हैं। हनीकॉम, क्या कह दोगे इसको? हनीकॉम, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। रेटिकुलम भी कहा जाता है। फिर हमने अभी पढ़ा कि भोजन 1 नंबर सबसे पहले कहां आएगा? रुमेन के अंदर। ठीक है भाई, रुमेन से कहां आएगा? रेटिकुलम में। रेटिकुलम में जो पाचन हो गया वो तो डायरेक्ट चौथे वाले भाग में चला जाएगा, एबो। अच्छा जी, और जो पाचन नहीं हुआ वो कहां जाएगा? मुंह में, है ना? वापिस कहां आएगा? मुख गुहा के अंदर आएगा वापिस। वहां पाचन होने के बाद कहां जाएगा? तीसरे वाले भाग में, ओमेजम। ओमेसम कह दो, ओमेजम कह दो, एक ही बात, इंग्लिश वर्ड है। ये अंडाकार भाग होता है बच्चों। कैसा भाग होता है? और इसमें उपस्थित खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा लगभग 80 से 90% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 80 से 90%। इसका प्रमुख कार्य पानी की मात्रा को लगभग 50% कम करना है, या शरीर से पानी को बाहर निकालने में उसमें रहता है चीज। लेकिन जिनमें आप पढ़ोगे ना ओमेजम नहीं पाया जाता, उनमें पानी पशुओं को चाहिए ही कम। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ऊंट का एग्जाम्पल,
किसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे? ऊंट में आमाशय 3 भागों में मिलेगा। कितने भागों में? और कौन सा भाग नहीं होता? ओमेजम नहीं होता। और ऊंट को आपने देखा 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है। तो पानी का दुरुपयोग नहीं होता है। ये पानी का थोड़ा दुरुपयोग करता है। तो ये जिन पशुओं में नहीं होगा, ये भाग आमाशय में नहीं होगा, वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। दैट्स ए क्लियर? अच्छा जी, तीसरा भाग हो गया ओमेजम। नंबर 4 दूसरा कौन सा हुआ? रेटिकुलम, छत्ते जैसा होता है, ठीक है, और हनीकॉम कहते हैं। चौथा भाग कौन सा आया? ओमेजम। अच्छा जी, ओमेजम से भोजन जाता है कहां पर? एबोमेसम में। चलिए जी, नंबर 4। नंबर 4 की बात करें अपने, एबोमेजम बोल दो, एबोमेसम बोल दो, एक ही बात है। ये रुमंती पशु का आमाशय का अंतिम, और ये देखो प्रश्न जेट में कई बार पूछा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? वास्तविक भाग या सत्य आमाशय, वास्तविक पेट, वास्तविक आमाशय, ट्रू स्टोमच बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ट्रू स्टोमच कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, क्या कहोगे इसको? ट्रू स्टोमच कहोगे। ये ग्रंथिल भाग होता है जिसमें पाचन रसों का स्राव होता है। कौन से पाचक रस होते हैं? जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो इसी में होंगे। और यहाँ पे जितने भी भोजन में किण्वन के बाद जो जीवाणु होते हैं ना, वो सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आई बात में? तो वास्तविक जो पाचन है वो तो चौथे भाग में एबोमेजम में ही होता है। वास्तविक पाचन का होता है? एबोमेजम में ही होता है। चलिए जी, ये तो ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं। ये तो कौन से पशु है जो जुगाली करते हैं, उनकी बात है। अब नंबर 2, एरोमंथी। एरोमंथी बोल दो, एरोमंथी बोल दो, सीधा सा लिखा हुआ है। ये पशु जुगाली नहीं करते। इन पशुओं का आमाशय एक भाग से मिलकर कौन सा भाग होता है? केवल एबोमेजम होता है, जिसमें वास्तविक आमाशय या सत्य आमाशय कहते हैं। प्रश्न यहां से बहुत गजब का बनता है। कौन सा? एरोमंथी पशुओं में वास्तविक पेट कौन सा होता है? और रोमंथी पशुओं में वास्तविक पेट कौन सा होता है? सेम चीज है, लेकिन इसको घुमा के पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसको गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? अच्छा जी, तो जुगाली नहीं करेंगे। आमाशय केवल एक भाग में रहता है, और एक भाग कौन सा होता है? केवल एबोमेजम होता है। दैट्स ए क्लियर? इनमें खुर पाए जाते हैं, लेकिन 2 भागों में बटे हुए नहीं होते। घोड़ा, सॉरी, इसमें तो आ जाएगा अपने पास घोड़ा आ जाएगा, गधा आ जाएगा, हाथी, सुअर। उसमें क्या पड़ा? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। खुर थे, खुर 2 भागों में थे। यहां पे खुर है, लेकिन खुर कितने? एक ही भाग है, 2 भागों में बटे हुए नहीं रहते। घोड़ा है, गधा है, हाथी है और शुअर है। बताओ जी, आया क्या समझ में? खरगोश, बंदर, मनुष्य, खच्चर, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे एरोमंथी के। किसके एग्जाम्पल है? और रोमंथी के एग्जाम्पल कौन से हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तीनों, 2 चीज होगी, रोमंथी और एरोमंथी। अब उसके बाद में देखिए आप, तीसरा डिवाइडेशन और कर रखा है हम लोगों ने। तीसरा भाग कौन सा आएगा? सूडो रोमंथी। सूडो यानी क्या होता है? आभासी। सूडो यानी क्या होता है? आभासी। हाँ, अब सूडो यानी होता है आभासी, केवल आभास सा होता है, आभासी। ये पशु जुगाली करने वाले ही होते हैं। ये पशु क्या करते बेटा? गाय, भैंस, भेड़, बकरी वैसे ही होते, जुगाली करते हैं। इन पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कौन सा भाग नहीं रहता? ओमेजम नहीं रहता। ओमेजम नहीं रहता। भाग अनुपस्थित होता है, जिस कारण पशुओं का पानी कम ह्रास होता है। यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पानी नुकसान कौन कर रहा है? खराब कौन कर रहा है? ओमेजम कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो पानी का ह्रास भी नहीं होगा। अच्छा जी, और इसी वजह से ये पशु 3 से 4 दिन तक या 2 से 3 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। दैट्स एग्जाम्पल है हमारा ऊंट, कैमल। क्लियर? रोमंथी, एरोमंथी, और तीसरा कौन सा हुआ? सूडोरोमंथी। सूडोरोमंथी में भाग कितने होंगे पेट के? आमाशय के 3 भाग होंगे।
कौन सा नहीं होगा? ओमेजम नहीं होने की वजह से पानी का दुरुपयोग कम होगा, इसलिए इनको पानी की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। डेजर्ट क्षेत्र में इजीली रह सकता है। ये खुर के आधार पर, आमाशय के आधार पर हो गया वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद में हम बातें करते हैं पशुओं का कुछ सारणी के आधार पे। सिंपल क्वेश्चन यहां से भी कई बार बन जाता है। जैसे पशुओं के, जैसे ये जो नाम है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर या पोल्ट्री, इनमें कौन सी चीज को कौन सी अवस्था पे उनको किस नाम से पुकारते हैं? अलग अलग अवस्थाओं के आधार पे उनके अलग अलग नाम है। अलग अलग अवस्थाओं के आधार पे क्या है? अलग अलग नाम है इनके। जैसे अपने बात करें नंबर 1 समूह है। जैसे गाय के समूह को क्या कह देंगे? हर्ड। अगर गाय समूह में खड़ी है कहीं तो उसको क्या कह दोगे? हर्ड कह दोगे। भैंस अगर समूह में खड़ी है तो भेड़ भी, बकरी भी, यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी में गाय अलग है, हर्ड समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में खड़ी है तो उनको अपन कहेंगे भाई हर्ड खड़ी है। गाय खड़ी है तो क्या खड़ी है? हर्ड है सब। अच्छा जी, भैंस खड़ी है ग्रुप में तो भेड़, बकरी, सुअर, ओके। और पोल्ट्री या मुर्गी को क्या कह दोगे? वापिस फ्लॉक कह दोगे। यानी समूह के रूप में हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, गाय का और सुअर का हर्ड, बाकी सभी का फ्लॉक 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 फ्लॉक। ये तो हो गया समूह है। ये तो क्या हो गया बेटा? कई बार इस सारणी में से कंपटीशन में अच्छे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। अच्छा जी, मैथुन क्रिया। जैसे इन पशुओं में मैथुन क्रिया होगी तो उसको किस नाम से जानोगे? मैथुन क्रिया कह दो, प्रजनन क्रिया भी कह देते हैं। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रजनन क्रिया। क्या मिलेगा बेटा? प्रजनन क्रिया शब्द भी लिखा हुआ मिल जाता है। गाय में सर्विंग, भैंस में सर्विंग, भेड़ में भी टपिंग, भेड़ में टपिंग, वापिस फिर बकरी में सर्विंग, और सुअर में क्या होगी? कपलिंग, और वापिस पोल्ट्री में क्या हो जाएगी? सर्विंग। यहाँ पे 2 अलग अलग आ रही है। एक तो कौन सी आ रही है हमारे पास? भेड़, और एक कौन सी आ रही है? सुअर। भेड़ में टपिंग और सुअर में कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारणी की सबसे इंपॉर्टेंट अगर शब्द कहे सर्विंग, टपिंग और कपलिंग, सुन लिया क्या? सर्विंग हमारी गाय भैंस में, भेड़ में क्या होगी? टपिंग, भेड़ में बच्चे जो प्रजनन की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? टपिंग, और सुअर में क्या कहते हैं? कपलिंग। आप पुराने पेपरों में देखोगे तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, इसको अच्छे प्रकार से याद करना है। सुन लिया क्या? गाय, भैंस, पोल्ट्री और आपकी बकरी, इनमें तो प्रजनन की क्रिया सर्विंग, सुअर में कपलिंग और भेड़ में टपिंग। सुअर में, भेड़ में, बाकी सभी में सर्विंग। इस प्रकार इसको याद करना है। क्लियर? आगे बढ़ो। बच्चे देने की क्रिया को गाय में क्या कह दोगे? काविंग, भैंस में भी, भेड़ में लैम्बिंग, बकरी में किडिंग, किड होता छोटा बच्चा, किड बोलते, किडिंग हो गया। सुअर में फेरोविंग और मुर्गी में हैचिंग। हालांकि सुअर इतना याद करना जरूरी नहीं है, बहुत कम आता है, बट गाय भैंस भेड़ बकरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है चीज, लेकिन इसको याद कर लेना। काविंग, काविंग, लैम्बिंग, यानी भेड़ में क्या होता है? छोटा बच्चे को लैम्बिंग, उस क्रिया को। नवजात को क्या कहोगे? छोटा बच्चा उसको। गाय के छोटे बच्चे को कॉफ, भैंस के छोटे बच्चे को बफेलो कॉफ, भेड़ के छोटे बच्चे को लैम्ब। देखो लैम्ब देने की क्रिया को लैम्बिंग, है ना? काविंग है तो कॉफ हो जाएगा यहां से, कॉफ कॉफ। किड है तो किड देने की क्रिया को किडिंग। पिगलेट, ये अलग से थोड़ा सा वर्ड है सुअर में, छोटे बच्चों को क्या कह दोगे? पिगलेट। और पोल्ट्री में, मुर्गी में क्या कह दोगे? चिक। चिक बोलते हैं उसको छोटे बच्चे को। मुर्गी के छोटे बच्चे को क्या कहोगे? चिक कहोगे उसको। चिक से बन जाएगा चिकन बाद में। अच्छा जी, इसके बाद में और देखें, वयस्क या युवा जो मादा है उनको किस नाम से पुकारोगे? जैसे गाय में हिपर कॉफ, भैंस में हिपर कॉफ, भेड़ में मादा लेम्ब, बकरी में मादा किड और सुअर में मादा पिगलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुलेट, अपने पुलेट शब्द एक बार आया हुआ कंपटीशन में,
है ना। युवा मादा मुर्गी को पुलेट कहते हैं। युवा मादा मुर्गी को क्या कहोगे? पुलेट कहोगे। यहां से क्वेश्चन एक बार पहले आया हुआ है। अच्छा जी, वैश्यक युवा नर क्या कह दोगे? गाय में क्या होगा? बुल कॉफ। भैंस में क्या होगा? बफेलो कॉफ। भेड़ में क्या होगा? नरलेम। बकरी में क्या होगा? नरकिड। सुअर में बोरलिंग और पोल्ट्री में कॉकरेज। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। प्रोड मादा काऊ, बफेलो, इव। इव थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। भेड़ को क्या कह दोगे? प्रोड जो मादा है, बड़ी मादा है, वयस्क है बहुत बड़ी, तो उसको क्या कह दोगे? इव। बकरी को डोई, सुअर को सो, हैन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोड नर को बुल, बुल, रेम। भेड़ में नर को क्या कहोगे? रेम। बक, बकरी के अंदर बोवर और को। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रेम थोड़ा अच्छा चीज है, इसको थोड़ा देख लेना, ये नाम पूछ लेते। बदियाकृत, बदियाकृत नर तो बुल्क, बुल्क, वीडर। वीडर थोड़ा ध्यान रखना। भेड़ में क्या कह दोगे? वीडर। ये थोड़ा याद कर लेना। बक, स्टेग, केपन। केपन होता है बदियाकृत जो नर होगा, नर मुर्गे। नर मुर्गे जिनको बदियाकृत कर दिया हमने। क्या कर दिया? इसलिए करते हैं कि उनका वजन बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? उनका मुर्गों का वजन बढ़ जाए, चिकन की मात्रा बढ़ जाए, इसलिए उनको बदियाकृत कर देते हैं। तो बदियाकृत नर मुर्गों को अपने क्या कहते हैं? केपन कहते हैं। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा क्या भाई? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बदियाकृत नर है भेड़ के अंदर तो वीडर। ये दो शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, केपन और वीडर। केपन और वीडर, इसको याद कर लो। सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारणी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स मिल जाएंगे इनके आपको। वापिस एक बार दोबारा रिवीजन कर ले इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़ा याद भी कम होगा। समूह को क्या कहोगे? हर्ड। एक तो हर्ड किस में आएगा? गाय में, और एक किस में आएगा? सुअर में। इन दो में तो हर्ड कहोगे, बाकी सब में फ्लॉक, 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 फ्लॉक। चल ठीक है। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा, मैथुन की क्रिया या प्रजनन की क्रिया। गाय में सर्विंग, भैंस में सर्विंग, भेड़ में टपिंग, बकरी में सर्विंग, सुअर में कपलिंग और पोल्ट्री में सर्विंग। यानी सभी में सर्विंग, भेड़ में टपिंग और सुअर में कपलिंग। प्रजनन की क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा देने की क्रिया काविंग, काविंग, लैम्बिंग, किडिंग, फोरिंग, हैचिंग। कोई दिक्कत नहीं है। तो किड दोगे तो किडिंग हो जाएगा, लैम्ब दोगे तो लैम्बिंग हो जाएगा, और काविंग दोगे तो कॉफ हो जाएगा। ये भी कोई विशेष है नहीं। अच्छा जी, फिर आता है वयस्क युवा मादा को हिपर या कोफ, हिपर कोफ, मादा लैम्ब। कोई दिक्कत नहीं, लैम्ब है तो लैम्ब हो जाएगा। मादा किड या नैनी बोल दो। मादा पिगलेट, ये थोड़ा अच्छा शब्द है सुअर के अंदर। और एक पुलेट, ये क्या हो जाएगा? युवा जो मादा मुर्गी होती है उसको पुलेट कहते हैं। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। युवा नर, इसमें भी कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य बातें हैं। प्रोड मादा काऊ, बफेलो, इव। इव थोड़ा याद रखना। भेड़ में प्रोड मादा को क्या कह दोगे? इव। डोई, सो, हैन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोड नर में रेम। देखो इव, रेम ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और वीडर, तीनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। बदियाकृत भी है ना। बदियाकृत मुर्गियों में क्या होगा? केपन। ये 5-7 चीजें मेन याद करनी है। इनके आप क्वेश्चन बना लो। जो जहां जहां मैंने अंडरलाइन का है, इंपॉर्टेंट जो चीजें कही उसको क्वेश्चन बना लो और उसको याद कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। 3-4 बार पढ़ोगे, याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। और इसमें भी जो मैंने टिक किया है ना, उन चीजों को स्पेशल याद करना आप लोगों को। सुन लिया? अच्छा जी, नोट्स इनके मिल जाएंगे आप लोगों को। एक बार तो आगे बढ़ेंगे अपने। अच्छा जी, उसके बाद में अपने आगे बढ़े। पहले प्रसव से पहले युवा मादा, ये तो सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने 1 by 1 नस्ल पढ़ेंगे, ब्रीड्स पढ़ेंगे। 1 by 1 क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्रीड्स, नस्ल का अध्ययन करेंगे अपने, है ना। तो भारत में 2 प्रकार की गायें पाई जाती है। भारत में क्या पूरे विश्व स्तर पर देखो तो 2 प्रकार की गायें होती है, एक देसी गाय और एक विदेशी गाय। देसी गाय या भारतीय गाय, वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। बोस शब्द तो क्या है? वंश, और जाति क्या है बेटा? इंडिकस, जाति शब्द। अच्छा जी,
गुणसूत्र क्रोमोसोम संख्या कितनी है? 58 और विदेशी वालों की 60। इसको थोड़ा याद कर लेना। वैसे भारत के अंदर है हमारा जो आनुवांशिकी ब्यूरो जो है ना करनाल हरियाणा, वो ये कहता है लगभग 40 गाय की नस्लें हैं भारत के अंदर ऑथेंटिक। हमारा जो आनुवांशिकी ब्यूरो है, आगे मिल जाएगा लिखा हुआ, आनुवांशिकी ब्यूरो ऑथेंटिक तो वो 40 ही बताता है। ऑथेंटिक कितनी बताता है? वो 40 ही बताता है। अब देखो देसी या भारतीय गाय, देसी गाय की विशेषता क्या है सुनो। देखो, एक तो सुविकसित कुबड़ हंप पाया जाता है। अपने जो गाय होती है थुआ पाया जाता है ना, उसमें हंप थुआ पाया जाता है, हम पाया जाता है। लटकता हुआ गलकंबल, जो गला है उस गले के पास देखना आप लोग, यहां पे लटकता हुआ एक त्वचा से मिलेगी आपको। साहिवाल में तो बहुत ज्यादा रहती है, साहिवाल है ना साहिवाल, उसमें तो गलकंबल बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उसको लोला के नाम से जानते हैं हम। गलकंबल लटकता है उसका ज्यादा, इसलिए किस नाम से जानते हैं उसको? लोला के नाम से जानते हैं। ओके। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भारतीय गाय में ज्यादा है, विदेशी गाय में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जल्दी बीमार हो जाती है विदेशी गाय। भारतीय गाय है ना, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, हंप होगा, गलकंबल थोड़ा ज्यादा होता, लटकता हुआ रहता है। विदेशी गाय में क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, लटकता हुआ गलकंबल भी कम, हंप नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होता है। अच्छा जी, विदेशी गाय नाम क्या हो जाएगा? बोस टार्टेटस। गुणसूत्र बताए दिए 60 होते हैं। गुणसूत्र वैसे 60 भी याद कर सकते हो, गाय में गुणसूत्र 60, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विशेषता कुबड़ रहित होता है, सपाट फीट, बिल्कुल कुबड़ रहित। गलकंबल का अभाव होता है, मौसमी रोगों से अधिक प्रभावित होती है, ज्यादा रोग लगते हैं इसमें, मौसम संबंधित। अच्छा जी, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो करनाल हरियाणा ये कहता है कि भाई ऑथेंटिक तो 40 गाय हैं नस्लें, ऑथेंटिक तो कितनी है? बाकी गायों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, बट ऑथेंटिक उसने 40 बताई है। चलो जी, ये तो गायों की सामान्य बातें हो गई। इसमें देसी गाय और विदेशी गाय, इनके नाम याद करने, विशेषता याद करनी है। अब आता है मेन इंपोर्टेंट चीज, गायों का वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे? उपयोगिता के आधार पे है। और यहां से मैं कह दूं 100% क्वेश्चन आना है। यहां से कितना परसेंट आना है? 100% क्वेश्चन आना है भाई इसमें से। अच्छा जी, देखो पहले मिल्क वाली कौन सी है? मिल्क ब्रीड्स है। मिल्क ब्रीड में देखो साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। इनकी हमने ट्रिक क्या बनाई थी? इनका पहला नाम उठाओगे तो बन जाएगा सीसा गिरा दे। सीसा गिरा दे। सी से क्या बन जाएगा? सिंधी। सा से क्या बन जाएगा? गिर से क्या बन जाएगा? और रा से क्या बन जाएगा? और दे से क्या बन जाएगा? देवनी। मिल्क प्रोडक्शन वाली है ये। कौन से प्रोडक्शन वाली? इनका दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है। इनका दुग्ध उत्पादन क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास आती है द्यूका जी, ड्यूल पर्पज। हालांकि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हम जेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो केवल राजस्थान के लिए नस्लें हैं, वो ही आएगी। बट सीयूटी के आधार पे देखें तो हमें भारत की नस्लें पूरी देखनी है अकॉर्डिंग टू आईसीआर। अकॉर्डिंग टू हमारी जो ट्रिक बना रखी है यहां वालों के आधार पे, वो तो हमने बना रखी है HKRTM। HKRTM, इसको ऐसे भी याद कर लो, HKRTM याद हो जाएगा। और बाकी हितेश कुमार रायपुर टीम से खेलता है, कोई बढ़िया प्लेयर है हितेश कुमार, और कौन सी टीम से खेलता है? रायपुर टीम से खेलता है। अच्छा जी, ऐसे क्या बन जाएगा? ऐसे हरियाणवी, ये रही। कैसे कौन सी बन जाएगी? कांकरेज। आर से कौन सी बन जाएगी? अब राठी देखो यहां पे भी आ रही है, यहां पे भी आ रही है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, विवादित है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, विवादित है ये। अच्छा जी,
टी से क्या बन जाएगी? थार पारकर। एम से क्या बन जाएगी? मेवाती। अब एम से मेवाती भी बनेगी, एम से आप अपने यहां पे मालवी भी बनेगी। देखो ये रही मालवी, लेकिन मालवी को तो हम ऐसे याद कर लेते हैं, मालवी माल ढोने के लिए काम आती है। मालवी माल, बारवाई है तो बार, वजन ढोने के लिए काम आती है मालवी। ऐसे इसको याद कर लेते हैं अपने। ओके बच्चों, इसके अलावा और भारत में कौन सी है? डांगी है, अंगूर, गाव लाभ है, कृष्णा घाटी है, देवली है, निमाड़ी है। ये कुछ और नस्लें भी हमारे भारत में पाई जाती है जो ड्यूल पर्पज है, द्वि उद्देश्य है। दूध उत्पादन भी ठीक ठाक होता है और बाकी वजन ढोने के लिए भी काम में ले सकते हैं इसको। ड्यूल का मतलब यही है कि दूध उत्पादन भी ठीक है और वजन ढोने के लिए भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद में बारवाई नस्लें, ड्राउट ब्रीड्स के लिए इनमें यूं है कि एक बात तो विशेष ध्यान रखना, मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम होता है इनका। दुग्ध उत्पादन का अभाव होता है, 1000 लीटर प्रति ब्याह से भी कम मिलेगा। 1000 तो मिलता ही नहीं इनमें, केवल बारवाई है और बाकी दुग्ध का उत्पादन बिल्कुल ही कम होता है इनका, बहुत कम। जैसे नागौरी, राजस्थान के आधार पे देखो तो नागौरी बहुत बेस्ट है बारवाई के आधार पे। इसके जो बेल होते हैं ना, बेल मजबूत होते हैं, अच्छे काटे होते हैं, छाती वाले बढ़िया उभरी हुई रहती है और कृषि कार्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे तेज दौड़ने वाले बेल होते हैं। नागौरी बेल कैसे होते हैं? सबसे तेज दौड़ने वाले। एक चीज यहां पे क्लियर कर लेना, एक चीज आप यहां पे क्लियर कर लेना आप कि सवाई चाल पूछेगा एक तो, सवाई चाल के लिए बेल कौन से आते हैं? वो तो आएंगे कांकरोच। कौन से आएंगे? कांकरेच हैं। इसके बेल तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। जब बैलगाड़ी में चलते हैं ना तो एक अनूठी सी चाल चलती है उनकी, निराली चाल, उसको नाम दे रखा है सवाई चाल। क्या दे रखा है? सवाई चाल। बाकी राजस्थान के लिए सबसे बढ़िया बारवाई नागौरी है। और भारत के संदर्भ से देखोगे तो सबसे बढ़िया कौन सी है? इंडिया के आधार पे। अच्छा जी, ये मैसूर कर्नाटक की है। वैसे तो दक्षिणी भारत जो मैसूर कर्नाटक है वहां की नस्ल है ये। हाँ, मैसूर कर्नाटक की, मैसूर कर्नाटक की है। राजस्थान के लिए बेस्ट ये है नागौरी। सबसे तेज दौड़ते हैं, कृषि कार्य के लिए अच्छे होते हैं, नागौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अलावा ANM, हमने तो ये ट्रिक बना रखी है ANM, यानी अगर हम लोग ANM करेंगे तो हॉस्पिटल की केवल क्या करोगे? बारवाई का काम करोगे। किसका काम करोगे? बारवाई का। वजन ढोने का काम ही करते हैं। ट्रीटमेंट कौन करवाएगा आप लोगों से? नहीं पढ़ोगे तो ये इस प्रकार से याद करना। इनके अलावा भारत में और भी हैं, बचोर, कंगायम, पवार, केनकत्ता, हलीकर, अच्छी वैरायटी है, खिलारी, हलीकर, खेरीगढ़, बरगूर और गंगातीरी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत याद कर लेना। जेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट CUT के इनमें एग्जांपल्स आ सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारी नस्ल जो भारत की नस्लें थी उनका हमने 3 भागों से डिवाइड कर दिया। दूध देने वाली को एक तरफ, दीवका जी दूध भी ठीक ठाक, कितना? 1500 के आसपास। कितना मिलेगा? 1500 के आसपास। इनका मिलेगा 1500 से 2000 के आसपास। इनमें सबसे बढ़िया दूध हमारे साहिवाल का है। ये ना साहिवाल, इसका दूध अच्छा मिलेगा आपको 2-2.5 के आसपास। कितना मिल जाएगा? लगभग 2-2.5 के आसपास मिल जाएगा इसका। 1800 से भी मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा। 2-2.5 तक कह दे, 2400 तक कह दे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है लीटर प्रति ब्याह। साहिवाल का सबसे मीठा दूध भी है। गाय में दूध सबसे मीठा किसका है? क्योंकि इसमें लैक्टोज अच्छा पाया जाता है। 5.2 के आसपास, 5.4 के आसपास लैक्टोज पाया जाता है, इसलिए सबसे मीठा दूध लैक्टोज का है, मतलब साहिवाल का लैक्टोज की वजह से। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई। इनका औसत जैसे मैंने बताया भाई, इनका आप याद रखो दूध 1500 से तो ज्यादा है और 2500 से कम है। सुन रहे हो बच्चों? इनका दूध 1500 से ज्यादा है, 2500 से कम है। एक साथ याद हो जाएगा।
दीवकाजी वाली का आप याद रखो 1000 से तो ज्यादा और 1500 से कम। आराम से अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग मात्रा दे रखी है दूध की इनकी, बट औसत यही आएगा। इस औसत से आपका क्वेश्चन सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12वां वाला मैंने कहा ना 1000 से कम, 1000 लीटर से, 1000 तो किसी का ही नहीं है, यूं मानो 1000 लीटर से कम दुग्ध उत्पादन प्रति वर्ष। ओके, चलो जी, ये सारी बातें हो गई। दुग्ध उत्पादन की मोटी मोटी बातें हमने कर ली। उसके बाद में और आगे बढ़े, मिनिएचर गाय छोटे आकार की होती है, वेचूर नस्ल, केरल की है ये। मिनिएचर कह दो, वेचूर कह दो इसको। बेचूर भी लिखा हुआ अशुद्ध मिल जाएगा, वेचूर भी मिल जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। वेचूर भी वही है, बेचूर भी वही है, मिनिएचर भी वही है, छोटी गाय की नस्ल। कई बार देखा ना छोटी छोटी गाय लेके आते हैं चंदा मांगने के लिए, वो मिनिएचर ही है। वो कौन सी है? मिनिएचर। और केरल के क्षेत्र में ये ज्यादा मिलती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसको ले आते, चंदा वंदा मांगते हैं इनके नाम से, गायों के नाम से। देखा ना आप लोगों ने, वो वाली नस्ल है। चलिए जी, ये बात भी अपने क्लियर। अब विदेशी गाय, विदेशी गाय कौन सी गाय कहां पाई जाती है, कहां की है? कंट्री याद रखना, उसका ओरिजिन। क्या याद रखना? उसका ओरिजिन याद करना है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की। एक बात विशेष ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, भारतीय गाय का दूध उत्पादन बहुत कम है, लेकिन अगर हम लोग विदेशी गायों को देखोगे तो दुग्ध उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? दूध उत्पादन। क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश जहां जहां पर भी है ना, वहां पे दूध उत्पादन तो अच्छा मिलेगा, फैट कम मिलेगी, दुग्ध उत्पादन अच्छा मिलेगा। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, एशिया जो क्षेत्र है, यहां की जो गाय हैं, इनके अंदर आपको दूध उत्पादन तो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। दूध उत्पादन के लिए ठंडे ब्रीड्स, ठंडे प्रदेशों वाली जो शीतोष्ण ब्रीड्स है ना, वो अच्छी है, दूध उत्पादन वहां बढ़िया मिलेगा आपका, उनका बढ़िया मिलेगा। ब्राउन स्विस कहां की है भाई? स्विट्जरलैंड की। जर्सी कहां है? जर्सी द्वीप समूह की। होल्स्टीन फ्रीजियन HF कहां की है? हॉलैंड, या इसको क्या कह सकते हैं? नीदरलैंड भी कह सकते हैं। हॉलैंड कह दो या नीदरलैंड कह दो, है ना। अच्छा जी, होल्स्टीन फ्रीजियन आ गई, HF। एक बात विशेष ध्यान रखना, विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? HF, होल्स्टीन फ्रीजियन, विश्व की सबसे भारी नस्ल है। अच्छा जी, और भारत की तो सबसे, विश्व की तो HF हो गई, राजस्थान की सबसे भारी कौन सी आएगी? नहीं, बारी पूछा, बारी कांकरेज। सबसे भारी कौन सी है? अपने राजस्थान में सबसे वेट ज्यादा कांकरेज का मिलेगा। किसका मिलेगा वेट सबसे ज्यादा? कांकरेज का मिलेगा। और विश्व में सबसे अधिक किसका मिलेगा आप लोगों को? HF का मिलेगा। किसका मिलेगा सबसे ज्यादा? HF का वेट सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके। रेड डेन, इसका ओरिजिन कहां है भाई? डेनमार्क। देखो रेड डेन, डेन से बन जाएगा डेनमार्क, डेन से क्या बन जाएगा? डेनमार्क। आयरशायर स्काउलैंड की। आयरशायर बहुत सुंदर नस्ल है भाई। कैसी नस्ल है? सुंदर। आयरशायर, शेर शायरी करने वाले जो लोग पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, वो अच्छे लगते हैं सबको। तो आयरशायर, शायर ऐसा तो अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड की है। गर्नसी, गर्नसी द्वीप की है, कोई ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है इसमें, देखो दो चीजें मेन, तो दो क्या तीन मान लो आप इसमें। एक तो ब्राउन स्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड की, दुग्ध काल इसका भी खूब लंबा होता है। जर्सी और HF। HF ठंडे क्षेत्रों के लिए अच्छी है, लेकिन जर्सी थोड़ा उच्च तापमान सहन कर लेती है। क्या कर लेती है? उच्च तापमान सहन कर लेती है। क्लियर है? यह आपकी पहली क्लास होगी नस्ल इनके संबंधित। अब उसके बाद कल पढ़ेंगे इनको, वन बाय वन नस्ल लेंगे और उनकी क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनकी विशेषताएं। अगली कक्षाओं में वन बाय वन नस्ल से चर्चा करेंगे और दुग्ध उत्पादन, शारीरिक विशेषताओं, इनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे।